हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी टॉपिक जो है क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आवर सारणी है। इसमें आपको बताया गया ये आपका ग्रुप होता है, पहला ग्रुप ये होता है आपका दूसरा ग्रुप, इसी प्रकार से ये तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये होता है आपका 12वां ग्रुप। इसी प्रकार यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक होते हैं। इसके अलावा इन्हें हम लोग बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड्स। ये आपका पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा आवर्त होता है, ये छठवां और ये होता है सातवां आवर्त। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा ग्रुप है यानी कि इसमें जितने भी तत्व हैं यहाँ पर, ये सभी तत्व जो होते हैं ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। यहाँ पर ये जितने तत्व हैं ये सभी जो है एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसके अलावा जो इधर ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के जितने तत्व होते हैं इनके बारे में आपको बताया जा चुका है। इन्हें हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व, इन्हें आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो भी तत्व होते हैं ये सभी जो है यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इन्हें जो है डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी तत्व होते हैं ये सभी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर डी उपकोष में प्रवेश करता है। उसी प्रकार से एस ब्लॉक में क्या होगा, इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में पहुंचेगा। उसी प्रकार से पी ब्लॉक में आपको बताया गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी कक्षक में प्रवेश करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अलग भाग दिखाई दे रहा है इन्हें हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व, इनमें जो है जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो है आपको डी ब्लॉक, इसके अलावा एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। पी ब्लॉक के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, एस ब्लॉक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे जो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 है इससे आप बोल सकते हैं थर्ड बी, उसी प्रकार से इससे आप बोल सकते हैं फोर्थ बी, इससे बोला जाता है फिफ्थ बी, इससे आप बोलेंगे 6 बी, इसके बाद इससे बोला जाता है 7th बी और इसके बाद जो ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 है इन्हें बोला जाता है 8th बी और इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 11 है इससे बोला जाता है फर्स्ट बी। इसके अलावा जो 12 नंबर है इससे बोला जाता है सेकंड बी। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा जैसे यहाँ पर तत्व दिए गए हैं आपको स्कैंडियम, इसके अलावा टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से ये दिए गए हैं। तो इन सभी के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा 3D में प्रवेश करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इन सभी तत्वों के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D में प्रवेश करेगा। इसके बाद वाली ध्यान दीजिए जो लाइन है इसमें जितने तत्व हैं जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4D में प्रवेश करता है। इसके बाद वाले का 5D में और फिर इसके बाद वाले में 6D में प्रवेश करेगा। यानी कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पर तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा यहाँ पर डी उपकोष में प्रवेश करेगा, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो ये पहली वाली लाइन है इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में, इसके बाद वाले के 4D में और इसके बाद 5D में और फिर 6D में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आवर्त कौन सा है आपका, चौथा, ये आपका पांचवा आवर्त है, ये आपका छठवां आवर्त है और ये सातवां आवर्त है। लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे वो देख सकते हैं चौथे आवर्त में 3D में, पांचवें आवर्त में 4D में, छठवें में 5D में और सातवें आवर्त में 6D में। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो 3D है इससे हम लोग बोलते हैं 3D श्रेणी, यानी कि इसमें जितने तत्व हैं यहाँ पर स्कैंडियम से लेके जिंक तक
इन्हें बोला जाएगा 3D श्रेणी के तत्व। इसके बाद के जितने तत्व हैं इन्हें हम लोग बोलेंगे 4D श्रेणी के तत्व। इसके बाद वाले तत्वों को बोला जाएगा 5D श्रेणी के तत्व, और इसके बाद बोला जाएगा 6D श्रेणी के तत्व। या फिर आप बोल सकते हैं इसे यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी। याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है? प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसे बोला जाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इसे आप बोलेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी, और इससे बोला जाता है यहाँ पर चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आपको समझना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ पॉइंट समझिए, इसके लिए ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों श्रेणियाँ आपको यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं। जैसे कि प्रथम श्रेणी में आप देख सकते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी आपको यहाँ पर तत्व दिए गए हैं। इसके नीचे इनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, ये सभी इनके यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपको बताया गया अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें प्रवेश करेगा? 3D में। उसी प्रकार से जो द्वितीय श्रेणी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करेगा वो 4D में प्रवेश करेगा। उसी प्रकार से तृतीय श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में, और चतुर्थ श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करेगा वो 6D में प्रवेश करेगा। ये आपको बताया गया भी, तो वही आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे कि यहाँ पर बात करें स्कैंडियम की, यानी कि Sc, ये आपको दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक है 21। तो अगर आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1s2 इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 2h2, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 2p6, फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3s2, इसके बाद 3p6, इतना होगा। फिर इसके बाद लास्ट में होगा यहाँ पर 3d, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 1, और फिर इसके बाद हो जाएगा 4s, और यहाँ पर हो जाएगा 2। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर डी में प्रवेश कर रहा है, और इसके अलावा यस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इसका जो है यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। किस प्रकार समझेंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d, और यहाँ पर आप लिखेंगे, ध्यान दीजिए, d में 1 से 10 इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर होता है ns1 से 2, ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही आपको समझना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ns में ध्यान दीजिए 1 2, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए या तो 1 होंगे या फिर 2 हो जाएंगे। लेकिन जो आपका डी कक्षक होता है इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है n, तो यहाँ पर क्या है n-1। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना था? यहाँ पर था 4, यानी कि ये क्या है? आपका n है 4। यहाँ पर अगर आपका n है तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 3, क्योंकि जब आप n-1 करेंगे, 4-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो यस में अधिकतम 2 हो सकते हैं, डी में यहाँ पर अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10। तो यहाँ पर ये पहला तत्व है, इसमें डी में 1 है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है टाइटेनियम यानी कि Ti, तो जब आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बाह्य कोश की बात करें केवल, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 3d2। इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 3d2, इसके अलावा हो जाएगा 4s2। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने केवल जो है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगर आप वेनेडियम का करेंगे तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 3d3, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4s2। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। इसके बाद अब ध्यान दीजिए क्रोमियम का,
जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना क्या चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 3d4, इसके अलावा 4s2। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको दिया गया है किस प्रकार से दिया गया है, इसका मतलब 3d5 और इसके बाद हो जाएगा 4s1। इस प्रकार से किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धभरित कक्षक इसके अलावा पूर्ण भरित कक्षक जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। अर्धभरित कक्षक इसके अलावा पूर्ण भरित कक्षक जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इसे अर्धभरित किया गया, यानी कि आधा भरा गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग डी कक्षक की बात करें तो डी में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बनाएंगे इस प्रकार से, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 भाग हो गए। अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर सकते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर भर दिए, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर दिए, इसी प्रकार से आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 यहाँ पर भर दिए गए और 2 यहाँ पर भर दिए गए, तो ये पूर्ण भरित कक्षक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से दिया गया होता, यहाँ पर हो जाते इस प्रकार से, और सभी में यहाँ पर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता, तो इसका मतलब ये अर्धभरित कक्षक है और ये यहाँ पर पूर्ण भरित कक्षक है। तो अर्धभरित कक्षक और पूर्ण भरित कक्षक जो है अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इसे अर्धभरित किया गया, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर यस से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी वाले कक्षक में चला गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये किया गया है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये इसमें जो है यहाँ पर एक अपवाद है कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कितने आए, 1, क्योंकि इसे अर्धभरित किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि मैग्नीज है, अगर आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3d5, इसके अलावा हो जाएगा 4s2, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर आयरन का करेंगे तो आयरन का जब करेंगे तो यहाँ पर इसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 3d6 और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 4s2, इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से अगर आप कोबाल्ट का करेंगे तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3d7 और इसके बाद हो जाएगा 4s2। इसी प्रकार से अगर आप निकिल का करते हैं तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3d8 और इसके बाद 4s2, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप कॉपर का करेंगे तो यहाँ पर भी अपवाद है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, इसमें जब बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3d10 और इसके बाद हो जाएगा 4s1। सेम यही रूल जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसे पूरा भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो इधर चला जाएगा यस से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इतना होगा। तो यहाँ पर इसमें भी अपवाद है और इसके अलावा यहाँ पर भी अपवाद है, तो इन दोनों में यहाँ पर अपवाद है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने केवल बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, बाकी यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर ये किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कॉपर में अपवाद है, इसके अलावा यहाँ पर क्रोमियम में अपवाद था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, दूसरी श्रेणी में यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं Ag, इसमें भी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस श्रेणी में भी इन दोनों में यहाँ पर अपवाद है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग तीसरी श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भी प्रवेश करने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इसी प्रकार से इसके बाद वाली श्रेणी में भी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो ये दोनों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं Au यानी कि गोल्ड, इसमें भी हुआ है, और यहाँ पर Rg, इसमें भी यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर भी इसमें ये दो अपवाद में आएंगे आपके। इसके अलावा इन दोनों में यहाँ पर ऐसा नियम नहीं लागू हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि अर्धभरित कक्षक इसके अलावा पूर्ण भरित कक्षक जो है अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें जो है संक्रमण तत्व भी कहते हैं।
तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आपको बताया गया है कि संक्रमण तत्व को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर पहला प्रथम श्रेणी, या फिर आप इसे बोलते हैं 3D श्रेणी। प्रथम श्रेणी या फिर 3D श्रेणी। इसके अलावा सेकंड आप बता सकते हैं यहाँ पर द्वितीय श्रेणी, या फिर इससे बोला जाता है 4D श्रेणी। इसके बाद तीसरा तृतीय श्रेणी, या फिर इससे बोला जाता है 5D श्रेणी। इसके बाद चौथा चतुर्थ श्रेणी, या फिर इससे बोला जाता है 6D श्रेणी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो 3D श्रेणी होती है इसमें आप बता सकते हैं 21 SC से लेकर यहाँ पर 30 ZN, यानी कि इसमें टोटल 10 तत्व जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं स्कैंडियम से जिंक तक। इसी प्रकार से यहाँ पर जो द्वितीय श्रेणी होती है इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पर 39 Y से लेकर जो है यहाँ पर 48 CD यानी कि कैडमियम तक। इसी प्रकार से जो तृतीय श्रेणी है इसमें आप बता सकते हैं लैंथेनाइड यानी कि 57। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हैं 72 HF से लेकर यहाँ पर 80 यानी कि 80 HG मरकरी तक। इसमें भी टोटल 10 तत्व होते हैं। और इसके बाद आप बता सकते हैं यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी, इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पर 89 AC। इसके अलावा इसमें होता है यहाँ पर 104 RF से लेकर जो है यहाँ पर 112 CN। इसमें भी टोटल 10 तत्व होते हैं, यानी कि इन सभी में जो है यहाँ पर 10-10 तत्व होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। तो इसमें पहला याद रखेगा कि इनके गलनांक जो होते हैं वो S और P ब्लॉक की धातुओं से जो है हमेशा अधिक होते हैं। इसके अलावा ये जो है S और P ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। इसके अलावा इनमें जो है धात्विक चालकता उपस्थित होती है, यानी कि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें धात्विक चालकता जो है उपस्थित होती है। इसके अलावा ये जो है संकर आयन बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है रंगीन लवण बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुण जो है यहाँ पर दर्शाते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आवर्ती गुणों में सामान्य प्रचलन। तो सबसे पहले यहाँ पर भौतिक गुण। तो सभी संक्रमण तत्व तो यहाँ पर याद रखिएगा, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़कर जो है धात्विक गुण जैसे कि उच्च तनन सामर्थ्य, इसके अलावा तन्यता, आघातवर्धनीयता, विद्युत चालकता तथा धात्विक चमक दर्शाते हैं। और इन तत्वों में NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त जो है अपूर्ण D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी जो है वो धात्विक आबंध निर्माण में सहायता करते हैं। इस कारण संक्रमण तत्व जो है वो प्रबल धात्विक लक्षण दर्शाते हैं तथा इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्या। तो इसके बारे में याद रखेंगे कि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश जो है वो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण क्रमशः बढ़ता है। अगर बाएं से दाएं जाएंगे आप संक्रमण श्रेणी में तो नाभिकीय आवेश जो होता है वो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जो है बढ़ता है। इस कारण श्रृंखला में
पहले जो है आकार घटता है, फिर स्थिर हो जाता है। इसके बाद श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आकार जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्याएं जो होती हैं वो बढ़ती हैं तथा द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणुवीय त्रिज्याएं जो है वो लगभग समान रहती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, दूसरी और तीसरी श्रेणी जो है इसकी परमाणु त्रिज्याएं जो है वो लगभग समान हैं। इसका कारण जो है लैंथेनाइड संकुचन है। तो यहाँ पर द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं जो है वो लगभग बराबर होती हैं लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, परमाणुकरण की एंथैल्पी यानी कि संक्रमण तत्वों की कणक एंथैल्पी के मान जो होते हैं वो उच्च होते हैं। संक्रमण धातुओं में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, कणक की एंथैल्पी का मान जो होता है वो उतना ही उच्च होगा। इसका कारण यह है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इनमें प्रबल अंतर परमाणुविक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इनके परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी गुण जो है आपको तैयार करने होंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आयनन एंथैल्पी। तो संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ जो है बढ़ता है। यद्यपि इस वृद्धि में जो है कई छोटी छोटी विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि निकेल की प्रथम व द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है वो प्लेटिनम की अपेक्षा कम होता है। अतः निकेल को Ni2+ में परिवर्तित करने के लिए प्लेटिनम को प्लेटिनम 2+ में परिवर्तित करने की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर निकेल यौगिक और इसके अलावा प्लेटिनम यौगिक की अपेक्षा जो है ऊष्मागतिकीय रूप से अधिक स्थायी होते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके अलावा आयनन ऊर्जाओं के परिमाण जो है वो संक्रमण तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आपेक्षिक स्थायित्व के संबंध में जो है सुझाव भी देते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर NS कक्षक व N-1D कक्षकों की ऊर्जा में जो है कम अंतर होने के कारण दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो है वो आबंध बनाने में हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो है वो आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व जो है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +2, इसके अलावा +3 में जो है अधिक आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। इसके अलावा OH और RU जो है +8 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो मुख्यतः फ्लोराइडों या फिर ऑक्साइडों में परिलक्षित होती हैं। अब इसके बाद अगला है रंगीन आयनों का निर्माण। तो यहाँ पर बताया गया कि संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग जो है अपूर्ण D कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण D कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले D कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले D कक्षक में चले जाते हैं, यानी कि D से D में संक्रमण यहाँ पर होता है। प्रेक्षित रंग जो है वो अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। तो यहाँ पर D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन जो है वो रंगीन होते हैं, जबकि D0 अथवा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन जो है वो रंगहीन होते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्प्रेरकीय गुण, यानी कि संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक जो है वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। इनका मुख्य कारण जो है संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता तथा इनके द्वारा जो है संकर यौगिक का निर्माण करना है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें V2O5 ये जो है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में जो है यहाँ पर याद रखिएगा उत्प्रेरक का कार्य करता है।
ये यहाँ पर जो है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में, इसके अलावा सूक्ष्म विभाजित आयरन यानी कि हाइबर प्रक्रम द्वारा NH3 के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं Fe, प्लेटिनम, इसके अलावा Pd, और यहाँ पर आप बता सकते हैं निकिल। ये सभी जो है यहाँ पर उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए बताया गया है कि संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक जो है वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है चुंबकीय गुण यानी कि संक्रमण तत्व और आयन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण जो है परिलक्षित करते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण, इसे लिखते हैं म्यू से। फार्मूला होता है म्यू बराबर √n+2। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है n, इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग Bm की बात करें तो इसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। तो ये होता है बोर मैग्नेटॉन। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला गुण यहाँ पर है संकुल यौगिकों का निर्माण। तो इसमें याद रखिएगा छोटे आकार, उच्च नाभिकीय आवेश तथा उपयुक्त ऊर्जा के डी उपकोष की उपलब्धता के कारण ही संक्रमण तत्व में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण। तो अंतराकाशीय यौगिक जो है मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक का मान जो होता है वो अधिक होता है, और इनकी धात्विक चालकता जो होती है वो सुरक्षित रहती है। अंतराकाशीय यौगिक जो होते हैं रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो है हम लोग उदाहरण की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हैं MN4N, इसके अलावा यहाँ पर Fe3H, इसके अलावा यहाँ पर TiC। ये सभी यहाँ पर जो है रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए मिश्र धातु का निर्माण। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का सम्मिश्रण है। संक्रमण धातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण जो है संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। एफ ब्लॉक के तत्व या फिर इन्हें आप बोल सकते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, इन्हें जो है आवर्त सारणी में नीचे अलग रखा गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्वों को जो है यहाँ पर अलग दो श्रेणियों में रखा गया है। यहाँ पर जो ये श्रेणी है इसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी, और जो दूसरी श्रेणी है इससे बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। इन दोनों में जो है 14 तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है इसमें Ce, इससे बोलते हैं सीरियम। इसके बाद Pr, इससे बोला जाता है प्रेजियोडीमियम। इसके बाद Nd, इससे बोला जाता है नियोडीमियम। इसके बाद Pm, इससे बोला जाता है प्रोमीथियम। इसके बाद Sm, इससे बोला जाता है सैमेरियम। इसके बाद Eu, इससे बोला जाता है यूरोपियम। इसके बाद Gd, इससे बोला जाता है गैडोलिनियम। इसके बाद Td,
बी, इससे बोला जाता है टर्बियम। इसके बाद है डी वाई, इससे बोला जाता है डिसप्रोशियम। इसके बाद एच ओ, इससे बोला जाता है होल्मियम। इसके बाद है ई आर, इससे बोला जाता है अर्बियम, याद रखिएगा इससे बोला जाता है अर्बियम। इसके बाद टी एम, इससे बोला जाता है थूलियम। इसके बाद वाई बी, इससे बोला जाता है यहाँ पर है इटरबियम। और इसके बाद लास्ट में एल यू, इससे बोला जाता है ल्यूटिशियम। तो ये जो पूरी श्रेणी है इससे हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। इससे बोला जाता है लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी, या फिर इससे बोला जाता है यहाँ पर 4F श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर इससे 4F श्रेणी, क्योंकि जब आप यहाँ पर इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर 4F में प्रवेश करेगा। ये आप लोग याद रखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F में प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ पर इसे 4F श्रेणी भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ पर जो सीरियम है इसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है 58। इसके बाद इसी क्रम में आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 58 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 59, 60, 61, 62, 63, 64, इसके बाद 65, 66, 67, 68, 69, 70 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 71। यानी कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक के जो तत्व हैं ये लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दूसरी श्रेणी है इसमें यहाँ पर जो है कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। तो इसमें यहाँ पर रखा गया है TH, इससे बोलते हैं थोरियम। इसके बाद PA, इससे बोला जाता है प्रोटैक्टिनियम। इसके बाद है U यानी कि यूरेनियम। इसके बाद है NP, इससे बोलते हैं नेप्टूनियम। इसके बाद PU यानी कि प्लूटोनियम। इसके बाद है AM, इससे बोला जाता है एमेरिशियम, याद रखिएगा इसे बोलते हैं एमेरिशियम। इसके बाद है CM, इससे बोला जाता है क्यूरियम। इसके बाद इसमें है BK, इससे बोलते हैं बर्केलियम। इसके बाद CF, इससे बोला जाता है कैलिफोर्नियम। इसके बाद है ES, इससे बोला जाता है आइंस्टाइनियम। इसके बाद है FM, इससे बोला जाता है फर्मियम। इसके बाद MD, इससे बोला जाता है मेंडेलिवियम। इसके बाद NO, इससे बोला जाता है नोबेलियम। और इसके बाद है यहाँ पर LR, इससे बोलते हैं लॉरेंसियम। तो यहाँ पर ये जो तत्व हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा इससे बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। तो इससे आप बता सकते हैं इससे बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी इस प्रकार से। या फिर आप लोग याद रखेंगे इससे बोलते हैं 5F श्रेणी, क्योंकि इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5F में प्रवेश करता है, इसलिए इसे 5F श्रेणी भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ पर इसका होता है 90। अब इसी क्रम में आपको लिखना है यहाँ पर 91, 92, इसके बाद हो जाएगा 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ये हो जाएगा 101, 102 और इसके बाद लास्ट में इसका हो जाएगा 103। यानी कि इसमें 90 से लेकर 103 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व उपस्थित हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी या फिर बोला जाता है 5F श्रेणी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी की बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जो लैंथेनाइड श्रेणी है इसमें जो भी तत्व हैं ये सभी अधिक क्रियाशील हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी तत्व हैं इसमें ये सभी तत्व जो है अधिक क्रियाशील हैं और अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी बोला जाता है। इन्हें जो है दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं।
इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इसके अलावा ये जो है मुक्त रूप में ना होकर ये संयुक्त रूप यानी कि अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है मुक्त रूप में ना होकर ये जो है अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया इसमें लैंथेनाइड के बारे में कि लैंथेनाइडों में सीरियम का मतलब आपको बताया गया अभी Ce से ल्यूटीशियम यानी कि Lu तक जो है 14 तत्व होते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं। प्रकृति में इन्हें जो है दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है मुक्त अवस्था में ना होकर संयुक्त अवस्था यानी कि अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। और सभी लैंथेनाइड जो है वो चांदी की भांति चमकने वाली मृदु धातुएं होती हैं। ये आप लोग याद रखेंगे कि सभी लैंथेनाइड जो है वो चांदी की भांति चमकने वाली जो है मृदु धातुएं होती हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4f, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 से 14 यानी कि f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके अलावा 5d 0 या फिर 1 यानी कि या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा 6s2 ये होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सीरियम की तो Ce, तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके बाह्य कोश का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो आएगा 4f1। इसके अलावा 5d1 और फिर होता है 6s2 इस प्रकार से। इसी प्रकार से Gd अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 4f7। इसके अलावा 5d1 और फिर होता है 6s2। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करें Tb, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 4f9। इसके बाद होगा 5d0 और फिर होता है 6s2। और इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं Lu का, तो यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आएगा 4f14। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 5d1 और फिर 6s2। इस प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए हैं ये केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए हैं। यहाँ पर ये जो है बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। तो ये जो है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया गया इसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 64 होता है, इसका 65 और इसका होता है 71। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। इसीलिए आपको बताया गया यहाँ पर कि F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो D वाला है इसमें या तो 0 होंगे या फिर 1। तो वही यहाँ पर देख सकते हैं D में सब में 1 है, यहाँ पर 0 दिया है। लेकिन यस जितने भी होंगे उन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर सभी में 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4f1 से 14, इसके अलावा 5d0 से 1 और 6s2 होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण अवस्था की। तो अगर यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। परंतु +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो विलयन तथा ठोस यौगिकों में उपस्थित होती हैं। इसलिए यहाँ पर सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो है उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास के कारण स्थायी है, परंतु यह जो है प्रबल ऑक्सीकारक है और पुनः जो है +3 अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर Eu2+ एक प्रबल अपचायक है। इसके अलावा Pr, Nd, Tb तथा इसके अलावा Dy ये सभी जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए लैंथेनाइड संकुचन ये क्या होता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो है La से Lu तक परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण जो है लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। याद रखिएगा नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu यानी कि ल्यूटीशियम तक परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। इसलिए यह लक्षण जो है लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है और यह संकुचन जो है F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर जो है सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। इसमें जो है
सह संयोजक, यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें सह संयोजक लक्षणों में वृद्धि। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि La3+ से जो है Lu3+ तक आकार जो है वो कम होने के कारण सह संयोजक लक्षण जो है वो बढ़ते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि La3+ से Lu3+ तक जो है आकार कम होने के कारण सह संयोजक लक्षण जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप बात करें यहाँ पर तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि LaOH का होल थ्राइस ये जो होगा ये अधिकतम क्षारीय होगा, ये जो है अधिकतम क्षारीय होगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो LuOH का होल थ्राइस ये जो होगा ये कम क्षारीय होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि La3+ से Lu3+ तक जो है आकार कम होने के कारण सह संयोजक लक्षण बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर LaOH का होल थ्राइस जो है ये अधिकतम क्षारीय होगा, इसके अलावा LuOH का होल थ्राइस जो है ये कम क्षारीय होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इस बार जो 30% सिलेबस आपका कम किया गया है उसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है वो हटाए गए हैं इस बार, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई 8 यानी कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें आपको K2Cr2O7 ये टॉपिक हटा दिया गया है। और इसके अलावा KMnO4 का विरचन एवं गुणधर्म यानी कि इसके बनाने की विधि और गुणधर्म ये सभी टॉपिक यहाँ पर हटाए गए हैं। इसके अलावा लैंथेनाइड में ध्यान दीजिए क्या हटाया गया है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता ये टॉपिक हटा दिया गया। इसके अलावा एक्टिनाइड में ध्यान दीजिए सब कुछ हटा दिया गया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड से तुलना, ये सभी टॉपिक जो है यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो अब ये चैप्टर जो है पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।